मैट्रिक परीक्षा 2025 मैट्रिक परीक्षा 2025 में साइंस विषय से कुछ पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को मैं सेलेक्ट करके लाया हूं। चलते हैं बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हैं और उसका आंसर आप लोग याद रखें। तो हमारा हमारा आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है। क्या है पहला प्रश्न? निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? याद रखिएगा, मुख्य लक्षण पूछा गया, इसीलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? श्वसन होगा। अगर पूछा जाता लक्षण क्या हैं तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होता है? इनमें सभी होता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य लक्षण पूछा है, इसलिए श्वसन मुख्य लक्षण होता है सजीव का। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? तो याद रखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा दूसरा नंबर का? आंसर करेक्ट होने वाला है गौ। गौ ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, इसलिए याद रख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है पोषण कहलाती है, शोषण कहलाती है, जनन कहलाती है, जैव परकर्म कहलाती है। तो याद रखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? जैव परकर्म होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी हैं? निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? जीवाणु, कवक, सभी जीव, सभी हरे पौधे। तो याद रखिएगा सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। याद रखिएगा सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण वो हरे होते हैं और उसमें क्लोरोफिल के कारण वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण तो खैर नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का, क्लोरोफिल का नहीं, H2O का तो यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, जल का यूज करते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में सभी पेड़ पौधे स्वपोषी द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, गोबर छत्ता मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छत्ता मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है? यह परजीवी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मृतजीवी होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर गो करेक्ट होने वाला है। गोबर छत्ता क्या होते हैं? ये मृतजीवी होते हैं, मृत चीज़ों में उगते हैं और मृत जीवों से ही अपना जीवन यापन करते हैं और अपना पोषण भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे कहते हैं? क्षमता किसे होती है? तो याद रखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? क्लोरोफिल वर्णकों में सूर्य प्रकाश से क्या करते हैं? सूर्य प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता होती है, किसमें? क्लोरोफिल में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के में गैसों CO2 एवं O2 का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस अंगों द्वारा होता है? तो याद रखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा, पत्तियों में अवस्थित रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो याद रखिएगा मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। इनामेल मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी सतह होती है, इसको इनामेल कहते हैं। ये मनुष्य शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। हमारे शरीर का, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग अगर कोई पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा इनामेल होता है, सबसे कठोर होता है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, लार या सलाइवा इनमें से किस ग्रंथि का स्राव है? तो याद रखिएगा पैरोटिड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, जठर ग्रंथि, आंत ग्रंथि। तो सलाइवा या इनमें सलाइवा, लार
इनमें से किस ग्रंथि द्वारा स्राव होता है? तो याद रखिएगा पैरोटिड ग्रंथि द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता? इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं, आंसर कर रहे हैं आप लोग। ऑप्शन को क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजेन, पित्त। ये भी होते हैं, ये भी म्यूकस भी होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होते हैं, तो पित्त नहीं होते हैं। पित्ताशय से पित्त निकलता है। आगे बढ़ते हैं, निकलता तो यकृत से है लेकिन पित्ताशय में स्टोर रहता है, पित्ताशय में स्टोर रहते हैं पित्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो मनुष्य के छोटी आंत का भाग है ड्यूडिनम है, जेजुनम है, इलियम है, कोलन नहीं है। कोलन बड़ी आंत का भाग है, कोलन बड़ी आंत का भाग होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इनमें कौन अवशेषी अंग है? याद रखिएगा अपेंडिक्स जो होते हैं ना, ये अवशेषी अंग होते हैं। अपेंडिक्स जो होते हैं ये अवशेषी अंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख्य गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, इनमें कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो अमाशय जठर ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। म्यूकस कोशिकाएं, जाइमोजिन कोशिकाएं, मूल पित्त वाहिनी, अम्लजन कोशिकाएं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? याद रखिएगा मूल पित्त वाहिनी, ये जठर ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि का भाग नहीं है। बाकी क नंबर भी है, ख नंबर भी है, घ नंबर भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें किस रचना के कारण मुख्य गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता? जठर कौन नंबर ऑप्शन में है? कंठ द्वार के कारण, एपिगैलोटिस के कारण, ग्रसनी के कारण, ग्रास नली के कारण। तो याद रखिएगा इसका सही नाम क्या है? एपिगैलोटिस। ये क्या नाक का श्वसन अंग जो होता है, श्वसन का जो रास्ता है नाक और हमारे श्वास नली का जो श्वास नली और ग्रसनी दोनों में एक ढक्कन के जैसा आकृति होता है, इसको क्या कहते हैं? एपिगैलोटिस कहते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो एपिगैलोटिस क्या होता है? श्वसन के लिए उसको बंद कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वो क्या कहलाता है? तो काइम, सक्कस, एंट्रिकस, मल या चाइल। तो याद रखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 17 नंबर क्वेश्चन, छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। जब छोटी आंत में पूर्णतः पाचन हो जाने के बाद ये बड़ी आंत में जाती है। जब बड़ी आंत में पहुंचती है तो ये इसका नाम क्या हो जाता है? चाइल हो जाता है। चाइल लास्ट मतलब याद रखिएगा चाइल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो याद रखिएगा अपना भोजन अमीबा कुटपाद से ग्रहण करता है। कुटपाद के द्वारा चलता भी है, प्रचलन अंग कुटपाद है अमीबा का, जबकि ये अपना भोजन भी ग्रहण कुटपाद से ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नांकित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है? अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण और अपघटन। याद रखिएगा बहिष्करण एक अमीबा के पोषण की प्रक्रियाओं में एक भाग नहीं होता है। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 19 नंबर अपघटन होने वाला है। ये गलत हो गया, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अपघटन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? कुटपाद में नहीं, रसधानी में। ये रसधानी में होते हैं, केंद्रक में नहीं होता। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में नहीं। याद रखिएगा अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? रसधानी में होता है। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ख ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
पैरामीशियम में भोजन का अंतःकरण शरीर के किस रचना से होता है? तो पैरामीशियम में भोजन का अंतःकरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन क्या है? भोजन की राजधानी से, सीलिया से, या कोशिका का मुख से, केंद्रक से। याद रखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? कोशिका मुख से सीलिया अपना भोजन ग्रहण करता है, जबकि इसका पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है? तो सीलिया होता है। पर पैरामीशियम का प्रचलन अंगक सीलिया, अमीबा का प्रचलन अंगक कूटपाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है? अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करने के बाद ये डाइजेस्ट करता है, बहिष्करण करता है। अमीबा भोजन का क्या कर रहा है? यहाँ पर अंदर गया है भोजन, उसके बाद डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद इसको बहिष्करण करता है, और यहाँ पर कंप्लीट बहिष्करण कर दिया है। तो इसलिए याद रखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई क्या होती है? 8 से 10 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नांकित किस रचना की मदद से होता है? तो दांत से, लार ग्रंथि से, स्वाद कलिका से, दांत की मज्जा गुहा से। याद रखिएगा स्वाद की कलियां हमें किसी भी जीभ में होते हैं, और ये किसी भी चीज़ का स्वाद हमें देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थाई परत क्या कहलाता है? दंतास्थि क्षय कहलाता है। दंतास्थि क्षय कहलाता है। याद रखिएगा दंतास्थि क्षय कहलाता है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला था? दंतास्थि क्षय, इस प्रक्रिया को दंतास्थि क्षय कहते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या कहेंगे? जो हमारे शरीर के हमारे दांतों के अंदर चिपक के रह जाता है उसको दंत प्लाक कहते हैं। गंदगी को क्या कहते हैं? दंत प्लाक कहते हैं। और इस तरह से क्षय हो जाना, दांत का टूट जाना, उसको क्या कहते हैं? दंतास्थि क्षय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? अग्नाशय, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। तो याद रखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? अग्नाशय। मनुष्य के मुख गुहा द्वारा पाई जाने नहीं जब पाई जाती है। लार ग्रंथि में पैरोटिड पाए जाते हैं, सब मैंडिबुलर पाए जाते हैं, सब लिंगुअल पाए जाते हैं, लेकिन अग्नाशय नहीं होते हैं। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? आहार नाल में कर्माकुंचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो याद रखिएगा आहार नाल में कर्माकुंचन को दर्शाने वाले चित्र चिन्हित स्थान को किस प्रक्रिया को दर्शाता है? संकुचन, शिथिलन, अम्लीय स्राव, अल्सर। याद रखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? संकुचन को दर्शाता है। और इसी प्रकार से भोजन धीरे धीरे पेट अमाशय तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं। याद रखिएगा कर्माकुंचन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 अमाशय की भीतरी दीवार किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है? तो याद रखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? सल्काब एपिथेलियम कोशिका नहीं होगा इसका नाम, क्यूबाइडल एपिथेलियम कोशिका, पक्षमाप एपिथेलियम कोशिका, स्तंभाकार एपिथेलियमी कोशिका। याद रखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर घ ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 अमाशय की दीवार में होने वाले घाव या पेप्टिक अल्सर निम्नलिखित में से किस के अत्यधिक स्राव से होता है? अम्लीय स्राव से, गैस्ट्रिक लाइपेज, सक्रिय पेप्सिन, या म्यूकस। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा अम्ल के स्राव से। अमाशय से ज़्यादा अम्लीय स्राव हो जाएंगे, ज़्यादा जठर रस निकल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर अंदर में पेट में या अमाशय में होने वाले घाव को कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? इनमें कौन वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर एक ट्रिक वाला चीज़ है, लैट। याद रखिएगा लैट, एल फॉर लाइपेज, ए फॉर एमाइलेज, टी फॉर ट्रिप्सिन,
ट्रिफोट्रिप्सिन। ट्रिफोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, लाइपेज क्या करता है, वसा को गिलसिरोल और वसा अम्ल में बदल देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, राइट आंसर 30 नंबर क्वेश्चन का लाइपेज हो जाएगा। याद रखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर लाइपेज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मानव आहारनाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? मानव आहारनाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा, ग्रसनली नहीं होगा, आमाशय नहीं होगा, छोटी आंत। मनुष्य के आहारनाल की छोटी आंत जो होती है ना, ये सबसे अधिक लंबा होता है। याद रखिएगा सबसे अधिक लंबा कौन सा होता है, तो छोटी आंत होता है। क्वेश्चन नंबर 32 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो याद रखिएगा यकृत ग्रंथि जो होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथि होती है। जिससे क्या स्राव होते हैं, जिससे पित्त स्राव होते हैं, जो पित्ताशय में स्टोर होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत कहलाती है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।